बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एड्स की बात करते हैं। एड्स से बनता है एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक्वायर्ड का मतलब होता है कि ये आप पैदाइश के तौर पे आपके पास ये सिंड्रोम नहीं होता। पैदा होने के बाद किसी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप इस कंडीशन को जो है ना वो एक्वायर कर लेते हैं। सिंड्रोम एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। और सिंड्रोम्स जो हैं ये साइकोलॉजिकल सिंड्रोम्स भी होते हैं और ये बायोलॉजिकल फिजिकल सिंड्रोम्स भी होते हैं। हमारे पास एड्स का जो वायरस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ढीठ भी है। बिकॉज उसके पास आरएनए होता है और उसके पास डीएनए नहीं होता। एड्स का जो स्ट्रक्चर अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, उसके पास साइट ऑफ अटैचमेंट लगी हुई होती हैं जो कि प्रोटीन की होती हैं ऑफ कोर्स। उसके बाद एड्स के पास आरएनए है और आरएनए के साथ साथ उसके पास एंजाइम है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके पास होता है। ये क्या करता है, हमारी वाइट ब्लड सेल्स में यानी हमारे लिम्फोसाइट्स में अपना आरएनए इंट्रोड्यूस करवाता है। आपको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम होता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है बेटे? जी, ट्रांसक्रिप्शन होती है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाना। और आपको पता है कि फिर ये जो मैसेंजर आरएनए ये प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यूज होता है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है जिसको हम बोलते हैं सी डीएनए। आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है जिसको हम बोलते हैं सी डीएनए। और ये जो डीएनए है ये जाकर हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके डीएनए में जाके मर्ज हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करवा रहा होता है। मैं नहीं कहूँगा रिप्रोड्यूस करवा रहा होता है, ये वहां अपने आप को रेप्लिकेट करवाना शुरू कर देता है। So, in the host, it is converted back to DNA and incorporated in the human chromosomes. Loss of helper T cells result in opportunistic pathogens entertainment. ठीक है। जब इत चूंकि ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स को जाकर बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रहा होता है और इसके जो एंटीजेंस हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा वेरिएशन आ रही होती है, इतना रैपिडली अपने आप में इसके एंटीजेंस चेंज कर रहे होते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इंगेज हो जाती है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंटीबॉडीज। और हमारी जो किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स हैं ये इनका नंबर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब इनका नंबर रिड्यूस होता है तो छोटे छोटे पैथोजेंस जिनको रूटीन में हमारी बॉडी कुछ भी नहीं समझती है, ठीक है, वो हमें इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। और जब तक एंटीबायोटिक ना लें वो इन्फेक्शन ठीक होती नहीं। जब हम एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं ना बेटे तो हम एक्चुअली असिस्ट कर रहे होते हैं अपने ही इम्यून सिस्टम को कि हमारा इम्यून सिस्टम काम करे। सो हम अपने ही इम्यून सिस्टम को ऑगमेंट कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली हमें जो शिफा है या हमें जो सेहत है वो हमारे इम्यून सिस्टम नहीं प्रोवाइड करती। एंटीबायोटिक्स जो है वो उनके लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही इस काबिल नहीं है कि वो किसी को कैटर कर सके तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स भी लें तो आपको 100% रिकवरी नहीं मिलती। थोड़ा सा नंबर रह जाएगा बॉडी में। जैसे ही वो एंटीबायोटिक्स की डोज डाउन होगी तो वो हो सकता है दोबारा प्रोपिगेट करना शुरू कर दे। तो ये एड्स के वायरस का स्ट्रक्चर है। इसमें जो नोट करने वाली चीजें हैं वो ये है कि देखिए यहाँ पर सेंटर में आरएनए भी है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी मौजूद है। इसीलिए बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि एड्स का वायरस जो है क्योंकि इसके पास ये वाला एंजाइम है तो लोग समझते हैं कि एड्स का वायरस मैन मेड वायरस है जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों को एलिमिनेट करने के लिए या उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। बट इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आई डोंट नो। अब जो बंदा इतना समझदार है कि जो नया वायरस बना रहा है, इतनी अकल तो उसको होगी कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कोई रेस वाइज तो वायरस नहीं बना रहा ना जो फलां रेस के लोगों को अफेक्ट कर दे बाकियों को ना कर सके, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ठीक है कि मैन मेड वायरस है जो लोगों का नंबर कंट्रोल करने के लिए बनाया है। नंबर तो कंट्रोल भी नहीं किया इतना उसने। इतने ज्यादा लोग एड्स से नहीं मरते। ये कंफर्म है कि जिसको भी लगता है वो मर ही जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ स्लो प्रोग्रेसर्स होते हैं, कुछ फास्ट प्रोग्रेसर्स होते हैं। मैं भी आपको उनके बारे में बताता हूँ। सो पैथोजन का नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है?
सीमन में और वेजाइनल फ्लूइड्स के अंदर ये होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा कॉमन है सेक्सुअल इंटरकोर्स से इसका ट्रांसफर होना। बट ये जरूरी नहीं है कि जिस इंडिविजुअल को भी एड्स है, ये सोशल एक टैबू भी है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को एड्स होती है तो लोग समझते हैं कि इसका करेक्टर ठीक नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर जो लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो नीडल शेयरिंग करते हैं बहुत ज्यादा, जो सिरिंजेस को बार बार यूज करते हैं, 100% उनमें HIV पॉजिटिव निकलता है, 100%। क्यों? मोस्ट अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर वो उन्होंने अपनी सिरिंजेस रखी होती हैं। अगर आप में से किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, खासतौर पे बॉयज को, या घूमने फिरने का या ऐसी आवारागर्दी करने का भी शौक है, आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कभी आप किसी पब्लिक टॉयलेट में चले जाएं, ठीक है, तो पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर आपको अक्सर सिरिंजेस पड़ी हुई मिलेंगी। वो नशइयों ने रखी होती है बेटा, वहां किसी डॉक्टर ने नहीं रखी होती। नशइयों ने रखी होती है, जब उनको चाहिए होती है वहीं से उठाते हैं। मतलब कितनी हाइजीनिक कंडीशन में उन्होंने सिरिंजें रखी होती है। और उसके बाद सारे चार पांच भाई मिलके बैठते हैं, नशा पिघलाते हैं, सिरिंजेस में भर के एक दूसरे को राउंड सर्कल में बैठ जाते हैं, एक दूसरे को लगा के सारे बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो उनमें HIV 99% केसेस में, जो नीडल वाले नशे कर रहे होते हैं लोग, उनमें HIV होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ऐसे नाइयों के पास जाते हैं, ठीक है, पूरे मोहल्ले को एक ही ब्लेड से जो शेविंग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी चांस है, और चांस भी कब ज्यादा है, जब आपको कट लग जाए। ठीक है, अगर आपका नाई बहुत एक्सपर्ट है, ब्लेड चेंज नहीं कर रहा और कट नहीं लगाता, फिर आप उससे करवा लें। लेकिन ज़ाहिर है ये रिस्क हम लेंगे क्यों। इसी तरह जो ब्यूटी पार्लर वाली खवातीन होती हैं, उनके भी इक्विपमेंट्स अगर स्टरलाइज नहीं है और वो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स यूज नहीं करी, तो वहां से भी ये बीमारी फैल सकती है। हम्म। नहीं, वो अगर माँ से बच्चे को आ सकता है, जेनेटिकली नहीं ट्रांसफर होता ना। जैसे डाउन सिंड्रोम जेनेटिकली आ रहा है ना, तो ये वो वाला सिंड्रोम नहीं, एक बीमारी है जिसको हर इंडिविजुअल एक्वायर करता है, बाय बर्थ लेके नहीं आ सकता। और बाय बर्थ लेके भी आ रहा है तो मदर से उसको आफ्टर, मतलब फॉर्मुलेट होने के बाद मिला ना। तो ये बात। अच्छा, उसके बाद मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा ये जा सकता है एट बर्थ, या मदर अगर इन्फेंट को ब्रेस्ट मिल्क कर रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। HIV इन्फेक्टेड वैसे तो रेकमेंड ही नहीं किया जाता कि अगर किसी को HIV है तो वो जो है ना वो बेबी को प्लान करे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द डॉक्टर्स कि ऐसे बेबी को केयरफुली डिलीवर करवाना, कि उसको मदर ब्लड का एक्सपोजर ना हो। और उस डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो डॉक्टर उसकी डिलीवरी दे रहा है, बिकॉज सर्जन्स को, हम तो जो ड्रामों में और फिल्मों में सर्जरीज देखते हैं, वो भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड नजर आ रही होती हैं। रियल लाइफ जब आप लोग सर्जरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रियल लाइफ सर्जरी उतनी सोफिस्टिकेटेड या नरम नरम नहीं होती। ठीक है, प्रॉपर हमने आर्थो के डॉक्टर्स को बड़े बड़े हैमर्स के साथ टांगों में हैमरिंग करते देखा है जब वो रॉड्स इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू दीज थिंग्स। तो इसी तरह जो सर्जिकल इंजरीज है ना, इसके ऊपर बाकायदा डॉक्टर्स को कोर्सेज करवाए जाते हैं, आप भी करेंगे इंशाल्लाह, कि ड्यूरिंग अ सर्जरी, बेटे बात नहीं करो, ड्यूरिंग अ सर्जरी या ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर डॉक्टर ने अपने आप को ब्रूजेस से और माइनर कट से कैसे महफूज रखना है। अक्सर जो इस तरह की खतरनाक तरीन बीमारियों को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि वो खुद भी ऐसी किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बिकॉज ह्यूमन है, कितनी केयर कर लेगा, कितनी एहतियात कर लेगा, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू देम कि वो फिर भी जो है ना, उन्होंने उस करियर लाइन को अपनाया होता है और वो काम कर रहे थे। जैसे जब कोविड टाइम आया था तो जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के डॉक्टर्स थे, वो बहुत ज्यादा थ्रेट में थे। सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी हुई भी उन डॉक्टर्स की है जो कोविड को ही ट्रीट कर रहे थे। और हमारे लोग ऐसे थे कि वो जब तो डॉक्टर्स ने अपने प्रोटोकॉल्स रखे होते थे, किस कमरे से आप अंदर आओगे, इतनी दूर बैठोगे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो हीपा फिल्टर वाले मास्क, जो एक्चुअल मास्क जो वायरल पार्टिकल को रोक सकते हैं, वो सारा सारा दिन पहन के रखते थे ये। तो पेशेंट्स फिर भी कहते थे जी एक अजीब डॉक्टर है, हमसे नफरत कर रहा है। भाई वो मर जाए। ठीक है, तो वो कई बार हमने ये सुना, यार वो डॉक्टर नहीं ठीक, क्यों भाई? यार उसने हमसे हमें से इतनी नफरत का इजहार किया है, उसने हमें मैं को, और वो आपको जपियां डालता, कहता हो जी भाईजान क्या हाल है, आओ बैठो, कुछ नहीं। वही वो अपनी केयर सबसे ज्यादा, अपनी एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है कि पाकिस्तान, क्योंकि मल्टीपल एक्सपोजर होता है, उतने किसी करियर, किसी प्रोफेशन के लोगों की डेथ नहीं हुई कोविड में जितनी डॉक्टर्स की हुई है।
बिकॉज उनको बार बार पेशेंट से मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ कॉपर टू। अच्छा जी। और ये नॉन प्रोमिस्कस जो सेक्सुअल बिहेवियर है, इससे तो ये होता ही है। तो मौलवी इसको थोड़ा अच्छा भी समझते हैं, वो कहते हैं कि ये सजा है उन लोगों के लिए जो कि ऐसे काम करते हैं। तो कहीं किसी हद तक बात ठीक भी है। आई डोंट नो ये डिबेटेबल है कि नहीं, बट स्टिल जो भी है, अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा जी, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस पता होना चाहिए कि अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा है, वहां से बहुत ज्यादा फैला है। इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको प्रोग्रेसर्स के बारे में बता रहा था ना, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग इंक्यूबेशन पीरियड है। अ फ्यू वीक्स बट टू टेंस ऑफ ईयर्स तक जा सकते हैं। लिसन बेटा, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग एड्स के स्लो प्रोग्रेसर्स होते हैं, उनकी बॉडी में जब ये रेट्रो वायरस एंटर हुआ, रेट्रो वायरस उस वायरस को कहते हैं जिसमें आरएनए होता है। आरएनए वायरसेस आर रेट्रो वायरस, दे आर वेरी डेंजरस। अच्छा, क्यों इतने डेंजरस होते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी के पास कुछ थोड़े बहुत मैकेनिज्म्स हैं जिससे वो किसी फॉरेन डीएनए को किल कर सकती है। लेकिन जो आरएनए से डीएनए बन रहा है, वो बन ही हमारी बॉडी में रहा है, तो वो स्टे करता है उसका डीएनए हमारी बॉडी में। एक थेरेपी होती है जिसको कि हम इंटरफेरॉन थेरेपी बोलते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट इट? इंटरफेरॉन थेरेपी। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को जो सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे होते हैं, या जो इंजेक्शन का पूरा कोर्स होता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरफेरॉन थेरेपी होती है। उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस के डीएनए को, या हेपेटाइटिस के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो उनको ब्रेक करते हैं, उनको डैमेज कर रहे होते हैं। अच्छा, तो स्लो प्रोग्रेसर्स की बॉडी में एड्स का वायरस होगा, बट 10 साल, 15 साल, 12 साल में कोई सिम्टम ही नहीं आता। उनकी बॉडी नॉर्मल वर्किंग कर रही होती है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोपोगेट नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता, इसका किसी को नहीं पता अभी तक। अगर हमें पता चल जाए कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से बाज लोगों में एड्स का वायरस जाके भी उनको बीमार नहीं कर रहा, तो फिर जाहिर है हम जितने एड्स के पेशेंट्स हैं, हम उन सब के साथ वो कंडीशन मेंटेन कर लें, तो हमें नहीं पता। बहरहाल, होता है ऐसा। तो वो लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, उसके अलावा वो जो चाहें कर सकते हैं। हाँ, एक और काम, वो कैरियर हो सकते हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं वायरस जो है वो किसी और बंदे को। उनको खुद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो जिसको मिलते जा रहे हैं, उसको जरूरी नहीं है कि स्लो प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन वाला एड्स हो, उनको फास्ट भी हो सकता है। अच्छा, साइट ऑफ एक्शन ऑफ पैथोजन। ये कहाँ पर अटैक करते हैं? ये अटैक करते हैं आपके टी हेल्पर सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को, और आपके मैक्रोफेजेस को। और आपको पता है कि मैक्रोफेजेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए? अल्टीमेटली एंटीबॉडीज जो पूरे का पूरा प्रोसेस कर लेती हैं, तो उसको अल्टीमेटली फैगोसाइटोसिस उसकी। बेटा, आप क्या करती जा रही हो? ये आपसे कह रहा हूँ, जो बच्ची महावसीम के साथ बैठी है। एक तो आप लेट आई हो, ऊपर से आप तस्वीरें खींच रही हो, और तीसरे नंबर पे ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। और जब तक यूट्यूब पे मेरा चैनल रहेगा, सबको पता चलता रहेगा कि एक बच्ची पढ़ नहीं रही थी। और इसलिए मैंने जान के आपका नाम नहीं लिया। अपनी सहेली को बाज कराओ बेटा। आपकी ले रही है बेटा तस्वीरें। थप्पड़ लगाओ इसको, एक छोटा सा, हल्का सा थप्पड़ लगाओ इसको, नाखून से बचा के लगाओ जरा। पक्की दोस्त है, नहीं मारेगी। अच्छा, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? अच्छा, एड्स की कोई अपनी नहीं है सिम्टम, कोई ऐसी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। एड्स की सिम्टम्स क्या है? फ्लू होगा, जाएगा ही नहीं। ठीक है। सबसे ज्यादा एड्स के लोग निमोनिया से, और टीबी से, और कैंसर से, और वेट लॉस से, और डायरिया से, और फीवर से फौत होते हैं। नहीं, ज्यादातर इसको बोलते हैं। नहीं नहीं, जब जैसे ही प्रोपगेशन शुरू होगी ना बॉडी में, तो शुरू हो जाती है। जो स्लो प्रोग्रेसर्स हैं, उनमें तो बहुत, उनमें आती नहीं, या 10-10 साल तक भी नहीं आती हैं। लेकिन जो स्लो प्रोग्रेसर्स नहीं है, उनको विद इन वीक्स ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है। एड्स की सबसे बड़ी सिम्टम ये है, कोई बीमारी लगे और वो ठीक ही ना हो रही। खांसी लगी, ठीक ही नहीं हो रही। नहीं, वो बता रहे हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड का वो रेंज बता रहे हैं, रेंज बता रहे हैं कि a few weeks but up to 10 years or more before symptoms develop। few weeks में भी हो सकती है, और 10 साल भी लग सकते हैं। जैसे मलेरिया का बताया था उन्होंने कि 1 वीक से लेके 1 साल तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है।
अच्छा, इसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, सलाइवा टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, और पता चल जाता है कि एड्स किसी को है या नहीं। यार, अच्छा, इसके कुछ इलाज भी आ गए, इसकी कुछ थेरेपीज भी आ गई। एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है एड्स की इलाज में, और वो ये है कि इन्होंने एक ऐसा न्यूक्लियो, इनको पता है, चल गया हुआ है कि यार अल्टीमेटली एक मैसेंजर, एक आरएनए इंट्रोड्यूस होना है हमारी बॉडी में, और उस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए में कन्वर्ट करवाएगा, और फिर वो डीएनए हमारे डीएनए में, यानी ह्यूमन डीएनए में कन्वर्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा भी क्यों ना हम ये जो आरएनए एड्स से आ रहा है हम इसको ही ब्लॉक कर दें। सो वो सीक्वेंस जो इस मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा होता है, इस सीक्वेंस के साथ ऐड होने के लिए उन्होंने एक नई न्यूक्लियोटाइड इंट्रोड्यूस करवा दी है, और उस न्यूक्लियोटाइड का नाम है जाइडोव्यूडीन। जाइडोव्यूडीन, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और ये न्यूक्लियोटाइड एडेनिन की जगह थायमिन के साथ जाकर अटैच हो जाती है। ए टी, टी के साथ ए ने ऐड होना होता है ना, तो ये जाइडोव्यूडीन अटैच हो जाती है। ये अटैच होती है तो ब्लॉक कर देती है, यानी ये आगे फर्दर उस डीएनए को प्रोग्रेस करने ही नहीं देती, ना उसको अटैच होने देती है ह्यूमन क्रोमोसोम्स के साथ, और ना ही फर्दर उससे कोई और चीज बनने देती। तो ये एक ब्लॉक है। सो दैट थेरेपी जो है, क्लिनिकल ट्रायल्स इसके हो रहे हैं, और इसको अभी तक एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है जाइडोव्यूडीन। हम इसके रीजंस ऑफ ट्रांसमिटर्स पे भी डिटेल में बात कर चुके हैं, और इसकी स्लो और फास्ट प्रोग्रेशन पे भी बात कर चुके हैं। जी बेटा। हाँ, ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। ये साइंस में कहा जाता है कि व्हेन यू नो ऑल फिनोमिना देन यू कैन हैव ऑल द कंट्रोल। बट लाइफ फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इतने ज्यादा मल्टीपल वेरिएबल्स एक्ट कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, हम सबको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। हम सबको इसी साइड होता है मेडिसिन का। मेडिसिन का साइड इफेक्ट, आप अच्छी से अच्छी एफडीए अप्रूव्ड दवाई दे दो, उसके साथ वो इतनी बड़ी पर्ची दे देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है इससे आपको ये भी हो सकता है। मेरे फादर को आदत थी, वो इंजीनियर थे, मेडिकल साइंसेज के थे नहीं, होती थी ना वो पढ़ते थे। अब वो हर बीमारी, हर दवाई के साइड इफेक्ट में इतनी सारी चीजें लिखी होती थी, वो कहते थे मुझे इससे ये हो रहा है, मैंने ये दवाई नहीं खानी। तो हम उन्हें कहते थे आपको इससे नहीं हो रहा, ये हो रहा है, कहते नहीं हो रहा है, मेरा मुंह खुश्क हो रहा है। ठीक है, तो उसमें इतनी सारी चीजें तो साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफेक्ट्स अच्छी से अच्छी दवाइयों का लिखने का वजह से हमें ये समझ में आती है कि हम एक प्रॉब्लम को एट अ टाइम एड्रेस कर रहे होते हैं, और उसके साथ पैदा होने वाली 36 और प्रॉब्लम्स को भी डील नहीं कर पाते। जी। हाँ, इसीलिए तो बायोलॉजिकल साइंस इतनी टफ साइंस है, इसमें कोई लॉ ही नहीं है ही नहीं कोई लॉ। वो दो लगाए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनको भी अभी ऑनररी तौर पे लॉ कहा जाता है, दे आर नो मोर लॉ, बिकॉज वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होते। ये एक ऐसी साइंस है, इसकी थ्योरी पढ़ने में जितनी आसान है, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में उतना ही मुश्किल है। और करने वाले ऑल वेरिएबल्स को जो है ना, क्या कहते हैं, कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, हम ये कहें कि हम एक बैक्टीरिया पे